ओके, मैग्नीट्यूड मतलब उस लाइन सेगमेंट का लेंथ ना। तो अगर ये ऐसे डायरेक्शन में लिख रहा हूं तो मैं वेक्टर ए बी ऐसे रीड करूंगा, इतना तो पता ही है ना, ये सब चीजें तो पता है ना अच्छे से। ओके, तो फिर कुछ छोटी छोटी चीजें पता ही होगा तुमको। ये इधर वाले पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोल देंगे, ये टर्मिनल यहां तक जा रहा है तो ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। क्या बोलेंगे? अच्छा, हेड और टेल। हाँ हाँ हाँ, ये हेड हो जाएगा इसका, ये टेल हो जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट हुआ ना। तो अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। नहीं, कॉनकरेंट का मतलब अलग होता है। कॉनकरेंट का मतलब होता है एक पॉइंट से पास होने वाली चीजें। तो अगर मैंने ऐसे वेक्टर्स लिए, खैर वेक्टर्स का ऐसा कोई सेंस नहीं है कॉनकरेंट, क्योंकि वो फ्रीली मूवेबल है। तो इधर ये लाइन इधर बनाऊं या इधर बनाऊं, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों चीजें सेम है। मैं 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाऊं, 10 न्यूटन का फोर्स वहां पे लगाऊं, फोर्स वेक्टर है और रिएक्शन वाली बात नहीं हो रही है। फोर्स वेक्टर है तो दोनों चीजें सेम ही थी, ठीक है ना। हाँ, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर मतलब दो लाइन सेगमेंट मैंने बनाए पैरेलल वाले, ये बनाया, दूसरा यहां से इधर बनाया, सेम चीज। तो ये दोनों चीजें फॉर वेक्टर एग्जैक्टली सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फॉर दोनों ही चीजें सेम है। बट हाँ, को इनिशियल नहीं है। को इनिशियल का बोलने का मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर लाइट को वेक्टर बोल दिया होता, जो है नहीं वैसे, लेकिन मैग्नीट्यूड है क्या? नहीं है। अगर होता तो मान लो कि वो सारी चीजें वहीं से स्टार्ट हो रही है ना, हाँ, तो वो को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। समझ में आता है? जैसे बॉम्ब फूटेगा तो वहां से फोर्स लगेगा ना, से अलग अलग अलग, हाँ, तो वो सब को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को टर्मिनल वेक्टर्स, हाँ, सब जो लोग एक ही जगह पे एंड हो रहे, सारे फोर्स एक ही जगह पे लगाए जा रहे हैं, तो को टर्मिनल वेक्टर्स हुए। लिखने की जरूरत है? ओके, ये सब पता है ना, ठीक है। तो फिर कुछ और होते हैं, एक जीरो वेक्टर होता है। क्या होता है जीरो वेक्टर? अच्छा, मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं? मॉड में, ऐसा ना। तो लिख लो जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो। अब लिख, आता है तो एक बार लिख लेना बेटा। बाकी लोग लिख रहे हैं ना, अगर कोई नहीं लिख रहा होता है तो ठीक है, हैं? पर ये तो मानता भी है ना, बाकी लोग गधे हैं। हाँ 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 हाँ। अब समझा। फिर अगला यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1। इफ ए इज एनी वेक्टर then unit vector is denoted by a cap. तो वेक्टर a by मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ये होता है ना यूनिट वेक्टर। हाँ, तो मैग्नीट्यूड इज 1। इफ a is any vector then unit vector in the direction of a will be वेक्टर a upon मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अगला इक्वल वेक्टर्स। हाँ, if magnitude and direction are same for two vectors then they are called equal vectors. तो वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B if magnitude of vector A equal to magnitude of vector B and both has the same direction. Okay? अगला कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। तो ऐसे बनाऊं अगर मैं, दोनों का डायरेक्शन बस सेम आ गया तो पैरेलल वेक्टर्स का भी तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। तो वेक्टर्स क्या होता है, ऐसा कहीं पे है दो अलग अलग, ऐसा इधर कहीं पे भी मूव करवा तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो अगर वो पैरेलल है इस तरीके से,
तो इधर करके ऐसा लेके आ गए, ये बन गए ना, दिखाई दे रहा है ना। हाँ ऐसे थे, पैरेलल दिखाई दे रहे पहले नीचे नीचे, फिर ऐसा करके चले गए, ऐसे ऊपर लेके आ गए, बन गए कोलिनियर भी। तो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स अपने लिए दोनों चीज़ें सेम ही है, अनटिल अनलेस उन्होंने इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं कर दिया। अगर वो जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो फिक्स कर दिया, तो फिर फिक्स पॉइंट से पास होने वाले कंडीशन आ जाएगी, उसकी वजह से चीज़ें बदल जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? हाँ तो लिख लो, इफ टू वेक्टर्स है सेम डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। हाँ नहीं, डायरेक्शन से भी थोड़ा और अच्छा वर्ड, और अच्छा वर्ड। नहीं 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 नहीं, रुको रे। इफ टू वेक्टर्स फॉलो द सेम लाइन, हाँ लिखो, इफ टू वेक्टर्स फॉलो द सेम लाइन, if two vectors follow the same line, then they are called collinear or parallel vector. And if they have same direction, then they are called like vectors. And if they has opposite directions, unlike vectors. तो एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, बट एक इधर जा रहे हैं ऐसे, या फिर इधर भी आ सकता था ऐसे, ठीक है ना। मतलब यहां पे मैंने ऐसे बनाया एक, तो इसका डायरेक्शन दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ना, तो ये तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ना दोनों की। मतलब अभी 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, दिखाई दे रहा है। तो ये भी पैरेलल तो है, बट इनका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में। हाँ तो ये अनलाइक वेक्टर्स हुए, ठीक है। और ये वाले दोनों लाइक वेक्टर्स है, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। को प्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? हाँ तो को प्लेनर वेक्टर्स लिखो। Vectors lies in a same plane. हम उसमें नीचे लिखो, two vectors are always coplanar. Two vectors are always coplanar, just like in 2D, two points are always collinear. In 3D, two vectors are always coplanar. टू डी में जो पॉइंट और लाइन की कहानी थी, वो 3D में वेक्टर और प्लेन की कहानी आएगी। तो वहां पे 2 पॉइंट्स हमेशा एक लाइन में आते थे, याद आ रहा है? 2D XY एक्सिस, 3D में 2 वेक्टर हैं, कहीं पर भी है, एक इधर है एक इधर है। तो अभी ऐसे में तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, क्रॉस हो रहा है, दूर है, बट भाई ये तो ऐसा मूव हो जाएगा ना, कहीं पे भी घुमा दो, बन गया ना एक प्लेन। हाँ जैसे कोई नोटबुक ले लो, तो मान लो कि एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये था, या ये एक नीचे वाला वेक्टर ले लो, ये इधर वाला ले लो, ये वेक्टर कहीं पे भी रहे, मान लो ये फिक्स है, ये वेक्टर इधर कहीं पे भी घूमता रहे, एक प्लेन तो रहेगा ना। ये नोटबुक खुद एक प्लेन है, मान लो ये वेक्टर फिक्स था इधर है, ये कहीं पे घूम रहा है, इधर एज आई तो ठीक है ये प्लेन बन गया, ये इधर एज आ गई, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तब भी एक प्लेन बना। यहाँ से ऐसा भी होता, मैं नोटबुक को वैसे नहीं कर सकता, बट मान लो ये ऐसे भी होता, ये नीचे वाला फिक्स था, यहाँ से ये ऐसे भी एक वेक्टर आ रहा होता, तो क्या दिक्कत है, एक प्लेन तो बनता है ना इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ तो 2 वेक्टर हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे। समझ में भी आ रहा है? कहीं पे भी रहेंगे, ऐसे भी रहेंगे, तो आप इनको मूव करके ऐसे, मान लो ये एक्सा वेक्टर था, एक इधर दूर दूर दिखाई दे रहा है, आप मूव करके ऐसे लेके आ गए, अब दिख रहा है एक प्लेन आ गया जो ऐसा बनेगा यहाँ पे, या मेरे हाथ जैसा बनेगा, ये 2 वेक्टर है, ये प्लेन बन गया है।
गधे। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? अभी ऐसा यूज करूंगा। तो लेकिन क्या 3 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे? नहीं, नॉट नेसेसरी। जैसे आई जे के कुछ भी हो सकता है ना, तीनों अलग अलग है। आई इधर जा रहा है, जे इधर जा रहा है, के इधर जा रहा है, कुछ भी होगा ना। हाँ, तो 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो अब 3 पॉइंट्स की अगर बातें करूंगा तो वेक्टर कैसे बनता है? कोई भी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वेक्टर बनता है ना। तो 1 2 इधर ये ए बी सी, अगर ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया मैंने तो 2 ही वेक्टर बनेंगे ना। मोहित क्या हुआ बेटा, सोने का नहीं है? इमेजिन कर ले बेटा, शुरुआत में आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं बनता है 3D लोगों से। ऐसे इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है ऐसा नहीं है। स्कोरिंग है मतलब इसलिए बिकॉज वो पढ़ लेते हैं लोग इतना उसको, अदरवाइज तो 3D की ज्योमेट्री नहीं चमकती है। अभी वो इधर दूर दूर ऐसे लाइन रहेगी, ऐसे लाइन रहेगी, डिस्टेंस तक निकालना पड़ेगा, दिखना चाहिए, बना भी नहीं सकते। तो थोड़ा अभी बेसिक से समझ लोगे तो अच्छा है, अदरवाइज तो नहीं होता है इमेजिन। तो 3 पॉइंट से ऐसे 2 वेक्टर्स बनेंगे, ऑब्वियसली एक तीसरा भी बनेगा ऐसा, बट ये 2 वेक्टर एक प्लेन में आएंगे। मान लो वो प्लेन मैंने ये बॉडी ले लिया, तो ये तीसरा वेक्टर ऑटोमेटिकली उसी में आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं 3 पॉइंट्स की बात करूं अगर, तो 3 पॉइंट हमेशा एक प्लेन में होंगे क्या? हाँ, क्योंकि 3 पॉइंट से 2 ही वेक्टर्स बन रहे हैं। 3 पॉइंट से 2 ही वेक्टर्स बनने वाले हैं ना, डिफरेंट वाले। तीसरा तो ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। 2 ही डिफरेंट वेक्टर्स बन रहे हैं, लेट्स ये ए और ये बी, और 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो आपने कोई भी 3 पॉइंट्स ले लिए 3D स्पेस में, वो कोप्लेनर ही होने वाला है। कोई ना कोई एक प्लेन रहेगा जो उनसे पास हो रहा है। एक मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया आपने, एक मान लो ये बेंच का एक कोना ले लिया, एक कुछ और ले लो, वो एसी ले लो, नहीं एसी का वो 16 लिखा हुआ ले लो, ठीक है। तो यहां से ऐसे डायगोनल वाला एक प्लेन जाएगा ना इस तरीके से, ठीक है ना, समझ में आता है? कुछ भी ले लो आप, 3 पॉइंट्स हमेशा एक प्लेन में जा रहेंगे ना। दिखाई दे रहा है ना कुछ कुछ? हम बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में रूम दिखाई देता है, तो वहां पे आप इमेजिन कर सकते हो, अच्छा ये कोना ये कोना ये प्लेन आया, देखो एक ही इंटरसेक्शन, ऐसा कुछ कुछ दिखता है एग्जाम में। तो रूम के साथ में ही कंपेयर करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में वही दिखेगा। या फिर अपने ही नोटबुक या पेन से देखो तो एग्जाम में फ़ायदा होता है, पेन पेपर रहता है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, वो पेन पेपर को ऐसा मोड़ के देखने का वो सब जरूरत पड़ सकती है। क्या हुआ है? राइट हैंड रूल होता है बेटा। सीधा हाथ कौन सा है पता है? राइट हैंड। ओके, कोई कंफ्यूजन? तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट ये लिखो, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। बोलो। हम लोग 3 वेक्टर लेते हैं और 2 पहले उसमें से जो प्लेनर है, तो वो दोनों को एक करके सॉल्व करके वो तीसरा भी और एक प्लेन में आ सकता है। हाँ, नहीं आएंगे तो वैसे बहुत सही ना, मतलब ये मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है तो इनफाइनाइट वेक्टर्स है ना यहाँ पे, तो ये सब वेक्टर्स है। तो एक प्लेन में तो इनफाइनाइट वेक्टर्स है, जैसे एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो एक प्लेन में ये सरफेस पे कितनी लाइन बना सकती हो आप? तो इनफाइनाइट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बट हमें चेक करना है गिवन 2 या गिवन 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है या नहीं। तो 2 वेक्टर्स गिवन है तो वो एक प्लेनर हो गए, तो अब उसके लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, तो 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर है। चौथा पॉइंट का पता नहीं, एक इधर बनाया मैंने, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, तो आप एक ऐसा एक सरफेस बना दोगे। चौथा पॉइंट मेरा यहाँ पे लिया, हाँ, तो पहले ये 3 को सॉल्व करके जो एक 2 पॉइंट मिलेंगे वो 2 और ये और एक पार हो सकता है। नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं प्लेन की, तो प्लेन इनफाइनाइट है। प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है? -∞ से +∞ तक पूरा सरफेस, ये इतना सा नहीं है। प्लेन इज नॉट अ डायरेक्टेड सेगमेंट,
सॉरी वो सेगमेंट नहीं है प्लेन, प्लेन पूरा इन्फाइनाइट एरिया है। जैसे यहाँ पे लिखा है तो इधर नीचे से ऊपर तक जहाँ तक भी दुनिया है इधर भी ऐसे, ठीक है। ऐसा जस्ट दीवार, ये छोटा सा पार्ट ही प्लेन नहीं है, पूरा इन्फिनिटी तक। तो अगर मैंने इनको बनाया, इनको ज्वाइन किया तो ये सरफेस बनेगी ना। तो लेकिन इस सरफेस को आप टर्न नहीं कर सकते, प्लेन ऐसे सीधा ही जाएगा। तो इधर ऊपर से नीचे तक ऐसे जाएगा, तो इसके पास कैसे आएगा? आपने इन दिनों को ज्वाइन कर लिया, ये प्लेन बन गया, मान लो ये ऐसे बन गया प्लेन, ठीक है। यार नोटबुक में बनाते हैं ना, ये नोटबुक है, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। तो ये एक इनको ज्वाइन करने वाला एक प्लेन है। चौथा पॉइंट अगर इसी प्लेन में रहेगा तो यहाँ पे आ जाए, बट चौथा पॉइंट इधर है। तो लेकिन ये तीन तो इधर थे। हम 3 को सॉल्व करके एक सॉल्व करने का मतलब क्या बेटा? लाइक 2 वेक्टर का रिजल्टेंट बन के एक ही तो रिजल्टेंट तो यहाँ पे आएगा। हाँ वो और वो बाहर वाला वेक्टर और एक अलग प्लेन में हाँ अलग प्लेन में आएंगे ना, सेम प्लेन में आएंगे नॉट नेसेसरी। नॉट सेम एज द ओरिजिनल बट न्यू प्लेन। हाँ ऑब्वियसली आपने ये मान लो ए बी सी है, तो बी सी और इधर का डी, ये भी अपने आप एक प्लेन में आएंगे। हाँ जैसे ये बी था, ये सी था, यहाँ पे डी था, तो ऐसा एक प्लेन तो बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिख ही रहा है ना। बट ये प्लेन अलग था, ये प्लेन अलग है, क्योंकि पॉइंट फिक्स है, पॉइंट नहीं बदल रहे हैं। पॉइंट को उठा के इधर नहीं ले जा सकते, और प्लेन को ऐसा भी नहीं, ठीक है इधर चलते गए, एक कॉर्नर को उठा के इधर ले गए, ऐसा नहीं होता, टर्न नहीं कर सकते। प्लेन फिर ऐसा बन गया तो अभी ये ऐसा ही जाएगा इन्फिनिटी तक, यहाँ से टर्न होके वापस ऐसे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ तो डिफरेंट प्लेन में तो आएंगे, कोई भी 3 पॉइंट्स आप ले लोगे, एक प्लेन बन जाएगा, क्या? तो अभी क्या लिखा? 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अब उसके बाद अभी सब वही चल रहा है जो तुमने फिजिक्स में पढ़ के रखा है, ये सब पढ़ के रखा है ना फिजिक्स में, है? ये नहीं पढ़ा? ओके ठीक है। तो सरफेस की बातें नहीं हुई ज़्यादा? हाँ ठीक है चलेगा, हम जा ही रहे हैं उस पर। एडिशन तो पढ़ के रखा है। प्लेन की तो बातें हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें वो इमेजिनेशन चाहिए। हमारे पास सिर्फ वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करके काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली वो सब तो करना ही है, उनके बगैर भी काम नहीं होगा, बट सिर्फ वो फॉर्मूलास आते हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपको वो ज्योमेट्री डेवलप होनी चाहिए दिमाग में, तभी वो 3D आपके इजी टॉपिक्स के अंदर जाएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट में चला जा सकता है। नहीं चमक रहा है भैया, इमेजिनेशन नहीं हो रहा है, नहीं बन रही चीज़ें दिमाग में, कहाँ से कौन सी लाइन आके किधर चली गई, होता है ऐसा, पता नहीं। मैंने बोल दिया देखो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन आई, उसका प्रोजेक्शन सरफेस पे क्या बनेगा? हाँ तो वो नीचे वाला सरफेस ना। हाँ इस टाइप की चीज़ें दिखनी चाहिए। अभी ये बहुत छोटा सा कहानी है, अभी बाद में आएगी। जैसे ये वाली एक लाइन है और दूसरी लाइन है, नहीं बोलता अभी, जाने लो। हाँ ये एक लाइन है और नीचे वाली वो एक लाइन है, ऐसा। हाँ तो अब इस लाइन का उस लाइन पे प्रोजेक्शन चाहिए मुझे। लाइन तो फिक्स होती है, घूमती नहीं ना। क्या इसको उठाओगे, बीम को तोड़ दोगे, घर को तोड़ दोगे? या छोड़ो, चलो प्रोजेक्शन अभी पता नहीं, जाने दो। अच्छा इनको मिलाओगे तो वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी ना। हाँ ये वाली लाइन थी, एक नीचे वाली लाइन आ रही थी, यहाँ से ज्वाइन करोगे तो ये बीच में है। हाँ तो इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या हुई? हाँ ये वाली ना। ओके तो हाँ बेटा अब इस पॉइंट को और इस लाइन का नीचे वाला चीज था ना उधर, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। डायगोनल बना दिया। तो ये हो गया हाँ। हाइट, ये हो गया उसका हाइपोटेन्यूज, ये वाला। ऐसा नहीं बन रहा, वो ऐसा 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 और ये ऐसा है। ट्रायंगल है किधर? ये यहाँ से उधर गए, फिर इधर आए, फिर ऊपर आ गए, फिर ऐसा जाएंगे। ट्रायंगल किधर है? किधर किधर है?
अबे ये ऊपर वाली लाइन आई, हाँ, ये अबे यार सीधी बन जाना, ये सीधी लाइन आई, उससे नीचे चले गए, फिर वहां से इधर से एक वो जो ये चलती हुई लाइन आ रही थी वो है, और फिर वो जो पॉइंट था उससे इधर मिला दिया। ना देखो समझ नहीं रहा, अभी कहानी अलग है बेटा। ये लाइटिंग वाली एक लाइन है, ये जो एज आएगी ना रूम की वो एक लाइन है, तो अब उन दोनों के मिनिमम डिस्टेंस वाली एक लाइन को मिला दिया, तो उस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब उधर वाले कॉर्नर वाले पॉइंट से उधर में जो कॉर्नर वाला पॉइंट आएगा उसको नीचे में ज्वाइन किया, तो ऐसे एक डायगोनल में चीजें जाएगी। कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी डी ट्रायंगल बताओ। नहीं नहीं, ये लाइन तो है ही नहीं ना, ये लाइन तो है ही नहीं। हाँ लेकिन उसके निकाल के अभी ठीक है, इस तरीके की कुछ कुछ ज्योमेट्री आएगी, जब पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, हाँ मतलब बस इतने आसान आसान सी चीजें हैं, बढ़िया लग रहा है ना, लाइन वाइन देखने का इधर उधर, बढ़िया, बस इतना ही टॉपिक है, ध्यान दे देने का तो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। हाँ पर उसके लिए सुनना पड़ेगा, सोओगे तो नहीं पता चलेगा। तो अगला चीज जो है वो है कोप्लेनर वेक्टर्स के साथ में पहले एडिशन। तो एडिशन आता है, हाँ तो दो वेक्टर्स का एडिशन क्या होता है? अच्छा पहले तो उनके बीच का एंगल पता है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अच्छा तो ये वाला एक एंगल आया, ठीक है। अच्छा ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल ओके। अभी बताओ दो वेक्टर्स के बीच में ये v1 v2 के बीच का एंगल कितना है? और वहां पे 150, ये वाला पक्का? हाँ सही बात है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो 0 से पाई के बीच में आएंगे एंगल्स। ठीक है, तो अभी मुझे चाहिए दो वेक्टर्स का एडिशन। एंगल का तो लिखवाने का जरूरत नहीं है ना, उनके डायरेक्शन के साथ देखेंगे। तो दो वेक्टर्स का एडिशन, अब एडिशन भी दो तरीके से सीखा होगा। हाँ अगर दोनों का टेल टेल, दोनों का हेड हेड, नहीं एक का टेल और एक का ऐसे बढ़ा है। ओके हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ऐसे ही होगा। हाँ तो एक्चुअली ये वाला चीज और ये वाला चीज मैंने सेम ही लिखा है, बस इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया। पैरेलल वेक्टर्स तो इक्वल वेक्टर्स ही होंगे ना, मैग्नीट्यूड सेम है बी का, तो इधर से उठा के यहाँ पे रख दिया। तब भी वो चीज तो अगर मैं देखूंगा तो अगर ऐसा भी गिवन है तो मैं ऐसा बना ही सकता हूँ, और फिर इनको अगर ज्वाइन करूंगा तो वही वेक्टर सी बन जाएगा। तो ये वेक्टर भी तो वेक्टर बी रहेगा। हाँ तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल, उसको बोलते हैं ट्रायंगल रूल। बस इतना सही था। लेकिन अगर पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो एक डायगोनल अगर एडिशन है तो दूसरा, अब उसमें मान लो मैंने ऐसे कर दिया, नीचे की तरफ लगाया एरो का साइन, तो क्या लिखूंगा मैं उसको बताओ? a माइनस बी की a प्लस a माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी, नहीं पता नहीं क्या क्या, a माइनस बी या b माइनस ए। हाँ ये जो कौन सा कलर है? हाँ ये पिंक कलर वाला वेक्टर का नाम, वैल्यू बताओ। हाँ क्योंकि ये a की तरफ जा रहा है ना, तो a माइनस बी। समझ में आता है? हाँ वेरी गुड, तुमको तो बहुत कुछ आता है। हाँ तो ये c इज इक्वल टू a प्लस बी।
अच्छा ये सिर्फ एक ऐसा भी लगाया है ना तब भी वो वेक्टर ही मानने का, ठीक है ना? बोलोगे सर ये वैसे कैसे आ गया है, बार लगा रहे हो सर, एक का इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करो, ऐसा मत बोल देने का ए बार हो गया वो, ठीक है? तो अगर मैंने ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स भी ले लिए, मान लो इधर ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, मान लो ये था ए बी सी डी ई, तो मुझे चाहिए ए ई। बताओ वेक्टर ए ई कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पक्का? ओके, नहीं ज्यादा कौन लिखेगा? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, तो बताओ कुछ नहीं दिखाई दे रहा? तो बताओ वेक्टर ए ई के लिए मैं किधर एरो बनाऊं? ई की तरफ जाने वाला ना, हाँ इसको बोलूंगा मैं ए टू ई जाने वाला वेक्टर ए ई, करेक्ट? तो अब बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा? ए माइनस क्यों? हाँ उसका डायरेक्शन उल्टा है ना, तो वो प्लस भी होकर उधर जा रहे हैं तो माइनस भी लेना पड़ेगा, फिर प्लस प्लस सी प्लस डी, सब पता है? वेरी गुड। अगला चीज इसमें डिफरेंस तो आ ही गया ना, हाँ वो वेक्टर का पैरेललोग्राम का दूसरा वाला चीज ना। अच्छा तो फिर ये जो पैरेललोग्राम है उसका रिजल्टेंट भी आता है तुमको, तो अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का कंप्लीट मैग्नीट्यूड मुझे देखना है, मान लो ऐसे था ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, पैरेललोग्राम बनाओ या ट्रायंगल बनाओ है तो दोनों चीजें सेम ही ना, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना आता है? ऐसे आता है? हाँ ये ए बी लिखने का मतलब सबका मॉड ही है, राइट? बाद में इसको डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, हाँ ए डॉट बी लिखा है बेसिकली वो, ठीक है? तो अब यहां से फिर ट्रायंगल लॉ भी आ जाएगा, पर अब ये माइनस वाला चीज भी बताइए तुमको ना क्या आने वाला है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ए माइनस बी, इसका ए और इसका बी, और ए माइनस बी जो रहेगा वो भी एक ट्रायंगल का आएगा। तो अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो एक साइड है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक साइड है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और तीसरी कौन सी है? तो दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ना, और थर्ड साइड अगर एडिशन वाला यूज किया होता मैंने, ये वाला भी तो दिखाई दे रहा है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो याद है ना, तो ये भी रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन शॉर्ट इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो ए प्लस बी आएगा और मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी आएगा, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ तो ये क्या हो गया अपने पास? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और क्या होता है? हो गया एडिशन का काम खत्म? लिखने का मन है कुछ? अच्छा एक क्लोज लूप में ऑल वेक्टर्स का सम कितना होगा? 0। हाँ लिख लो थोड़ा सा कुछ। नहीं
ट्राइंगल ही है, ये दो साइड्स का सम है और ये थर्ड साइड है। दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू होता है। यहाँ पे भी तो cos थीटा ही है ना, cos थीटा का वैल्यू तो 1 से कम ही होगा, तो ये वैल्यू प्लस के लिए भी अलग अलग a प्लस बी से कम ही आएगी। हाँ, दिस वैल्यू विल बी लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। है ना? हाँ, तो सही है। हाँ, नोट करके लिख लेना, द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ क्लोज लूप विल बी कितना बताओ? 0। चलो अगला चीज। हाँ भाई, इतना क्या लिख रहे हो उसमें, सब तो आता है ना तुमको, छोटा मोटा कुछ लिख लेने का। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख लो। हाँ, वही लिख रहा है कर। ये एक आध इधर से कुछ लिख लो, नेगेटिव वाला ये अच्छा था, ये वाला। हाँ, कोई भी एक आध लिखने का मन हो तो लिखो, आना जरूर चाहिए। अगला चीज। हाँ भाई यार, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है? और जे किसके अलोंग होता है? वाई है। और के वाला जेड के लिए होता है। ठीक है, तो अगला एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर ए और बी का एंगल बाइसेक्टर बताओ क्या आएगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ए, adjacent sides are A and B, then angle bisector या वेक्टर along the angle bisector। और अच्छे से, पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, रोम्बस का होता है, पता नहीं। क्या पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है पैरेललोग्राम का? अबे स्ट्रेट लाइन में लिखवाया है, अभी थोड़े दिन पहले टेस्ट में डाला था ना स्ट्रेट लाइन, लास्ट रिवाइज नहीं किया तुम लोगों ने वो भी है। तुम लोग बहुत कर रहे हो, लिखवाया था ना, फिर पढ़ते क्यों नहीं हो? तो नहीं होता है, अबे लिखवाया है। अबे मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, मैंने शुरुआत में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिखवाए होंगे। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या उसका एंगल बाइसेक्टर होता है? पैरेललोग्राम क्या तुमने नोट्स में लिखा हो नहीं लिखा हो पता नहीं, पैरेललोग्राम तुमको बना के दिखाया था मैंने यार, और नहीं बनाया तो जाने दो, 9th-10th में पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है पता है? तो ये थीटा और ये थीटा सेम होता है, ठीक है ना, पर ये दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी चेक करूंगा तो ए बी सी डी में ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। नीचे वाले ट्राइंगल के लिए जो ए का सिग्निफिकेंस है, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए वो सिग्निफिकेंस सी के लिए है। सही है ना? हाँ, तो वो अल्टरनेट होते हैं ना साइन, पैरेलल, इतना तो पता ही है अपने को ना। हाँ, अदरवाइज तो अगर मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो फिर उसके हिसाब से तुम्हारे अगर ये थीटा और अल्फा, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है गलती से, तो थीटा एंड अल्फा शुड बी इक्वल। अगर थीटा और अल्फा इक्वल हो गए तो नीचे वाले ट्राइंगल में देखो, थीटा और अल्फा अगर इक्वल हो गए तो ये अपोजिट साइड ए बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, तो वो तो रोम्बस बन जाएगा। हाँ, तो ऐसा डायग्राम नहीं देखा? हाँ, जैसे आज कर रहे हैं, अभी भी नहीं लिख रहे हो तुम लोग। हाँ, लिख लो, अब लिख ले। डायगोनल ऑफ रोम्बस, ठीक है, पहले पैरेललोग्राम लिख लें।
diagonal of parallelogram is not the angle bisector of parallelogram, but rhombus का डायगोनल उसका एंगल बाइसेक्टर होता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना एंगल बाइसेक्टर निकालना, कि नहीं होता है यूज? मुझे पता नहीं यार, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, ओके। कभी यूज नहीं हुआ? नहीं होगा, ज़्यादा यूज अपने को भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कभी कभी किसी क्वेश्चन में सीईटी वगैरह में आ भी सकता है, बोर्ड में तो होगा शायद, तो पता तो होना ही चाहिए। भाई इतने मकड़ी के जाले क्यों बना रहा है? गलती से 15 क्या लिखा? ये डायगोनल इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर फॉर पैरेललोग्राम ना। तो लेकिन अगर ये वेक्टर ए है, हाँ, बट फॉर रोम्बस डायगोनल विल बी एंगल बाइसेक्टर। नाउ मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मुझे इनका एंगल बाइसेक्टर चाहिए, θ/2 और θ/2 वाला चीज। बट अगर मैंने ये लिया a प्लस बी, तो a प्लस बी तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आता है ना, मुझे एंगल बाइसेक्टर तो नहीं मिलेगा। एंगल बाइसेक्टर के लिए मुझे अलोंग दी वेक्टर चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बातें नहीं हो रही, मुझे वो डायरेक्शन चाहिए एंगल बाइसेक्टर की। तो यहाँ पे एक रोम्बस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते b माइनस a का मॉड और तो b माइनस ए तो बेटा नहीं ऊपर वाले डायग्राम में बताता हूँ, तो ऐसा आएगा। नहीं b माइनस a का b मॉड माइनस a मॉड वैल्यू इसका डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ रहा है? वेक्टर ही नहीं बचा। इनटू b वेक्टर, तो फिर वो रोम्बस बनेगा। नहीं, इंटू बी वेक्टर हो गया तो ये तो इधर ही जाएगा। वेक्टर बी ही आप बोल रहे हो, तो उसका डायरेक्शन तो यही हुआ ना। हाँ, दोनों का लेंथ सेम कर लो। अगर आप किसी तरीके से इसका और इसका लेंथ सेम कर सकते हो तो काम हो जाएगा। तो बस इधर से कोई टुकड़ा उठाने का है ना, छोटा सा पार्ट जिसका लेंथ सेम रहे। हाँ, तो क्या उठाए? यूनिट वेक्टर। तो एक मान लो ये लेंथ 1 है, तो यहाँ तक का ये वेक्टर बी बाय मॉड बी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो एक यूनिट लेंथ का उठा सकते हो ना आप, वेक्टर ए बाय मॉड है, बस वो यहीं तक आया, ये भी यहीं तक आया। तो अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा ये वाली चीज के लिए, मतलब सिर्फ इतना वाला पार्ट, तो ये रोम्बस वाला पार्ट है ना, ये यहां से दिखाई दे रहा है क्या? तो अब जो मिलेगा वो इधर मिलेगा ना, तब एंगल बाइसेक्टर बनेगा। चाहो तो और बड़े डायग्राम में दिखाता हूं तुम लोगों के लिए। मान लो ऐसा है, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ से इधर तक ही आ रही है, जगह ही कम पड़ गई। ये ए था, ये बी था ना, ये सी है और ये डी है। तो अगर ये वाली लाइन बनाई तो कौन होगा वो बताओ? हाँ भाई यार, डी से चालू करे, क्या फर्क पड़ेगा? अरे बराबर है, बराबर है, ठीक है, सब बराबर है। इमेजिन कर रही जो नहीं जा, ठीक है, बहुत बराबर है वो। तो ये हुआ a प्लस बी, और ये डायगोनल है किसका किसका किसका? पैरेललोग्राम का। तो एंगल बाइसेक्टर तो नहीं है ना। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे चीजें कट कर ली, इधर ये 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया और यही 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया, तो एक नया बनेगा ना कुछ। ये अब मान लो हमें, ठीक है, पैरेलल पैरेलल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो इमेजिन करो, मैथ्स वाले हो, ठीक है। तो अब जो बनेगा इधर वाला चीज,
ये वाला जो चीज बनेगा, ये रोम्बस का डायगोनल, मान लो ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, तो ये रोम्बस दिखाई दे रहा है, हाँ ये वाला पार्ट। तो मुझे लेकिन इसका एडिशन करना है ना, तो यहां तक की चीजें क्या होगी, वेक्टर ए बाय मॉड है और इधर वेक्टर बी बाय मॉड बी, तो ये लेंथ अभी 1 हो गई। अब इनको दोनों को ऐड करूंगा तो ये चीज मिलेगी क्या, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में मिलेगा मुझे एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर किधर रहेगा, अलोंग ए कैप प्लस बी कैप, और वी कैन राइट वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोई कंफ्यूजन, हाँ लिख लो। ये इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मान लो मुझे एंगल बाइसेक्टर चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 100 चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहो तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे भी क्या ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जरूरत है क्या, ना को ऐड तो करना। यूनिट वेक्टर बनाते आता है ना, हाँ वेरी गुड। हाँ ये ए प्लस बी वेक्टर है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम चेंज हो गया। अभी मैंने साइड यहीं से बनाएंगे ना पैरेललोग्राम, हाँ डायगोनल दिखाई दे रहा है ना, नोट कर लो जल्दी से। अगला चीज, हाँ एंगल बाइसेक्टर, हेडिंग तो नहीं था यार, तुम सो गए थे क्या, सो ही गए थे बेटा, झूठ बोल रहे हो। क्यों सर उड़ाते हैं इसकी, गधे लिख ले जल्दी। अब तो मैं ऑफिशियली गधा बोल सकता हूँ इसको, वैसे भी बोलते हो। और ये गधे का दोस्त। है ये स्टोरी किसका है, किसके पेरेंट्स ने बोला कि वो रूम में कैलकुलस के पेज पड़े रहते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, कौन है वो, कौन है, ऐसे फाड़ के देखे रूम में, सब वही देखे, मैथ्स के नोटबुक के पेज ही फाड़ के पटक रखे हैं सब, कौन है, कौन है, कौन, सच बताओ रे, सच बताओ यार। अरे अच्छी स्टोरी है भाई, ठीक है बताओ किस, कौन है। नहीं इसी बैच के लोग हैं, मैं तो इसी को पढ़ा रहा हूँ ना, कैलकुलस तो इधर ही पढ़ाया मैंने। बताओ वेद, ऐसा कौन करता है, नहीं आ रहा चलो पेज फाड़ के फेंक दिया, तुम ही होंगे फिर वो। अरे यार ये बेचारा, नहीं अपने बैच में से कोई है, ये भी नहीं पता मेरे को। स्टूडेंट ने बताया कि पेरेंट ने बताया? नहीं मैं वाया खबर आई मेरे पास। राकेश सर को बोला था तुमने? नहीं आतिश सर को पता रहेगा ना, मैं उनसे पूछूंगा। हाँ अभी आए होंगे, नहीं अभी तो एक देखते हैं। नहीं सर कब सुना था? 1-2 दिन पहले सुना मैंने। अच्छा मेरे, हाँ फाड़ के नहीं फेंकने का ना, बचा के रखो, बाद में बड़ा पाव खाएंगे, बेचेंगे ना नदी।
हाँ भाई मैंने 1100 का बेचे थे बुक्स, वो सब रफ पेजेस बाद में। मेरा इतना दुख हुआ था, मेरी सारी टेक्स्ट बुक्स उन्होंने नया वर्जन निकाला। सर हिंट मिल गई। आपने अगर एक दो दिन पहले सुना, मान लो ने होमवर्क नहीं किया, वो कैलकुलस कर रहे थे, मतलब जिसने होमवर्क नहीं किया वही है। कभी बात भी की है मेरे पेरेंट्स ने। मुझे क्या पता, कुछ पता ही नहीं। पेरेंट्स को कुछ पता नहीं रहता। अरे हाँ, इसकी माँ इतना भरोसा है तुम पे? शुरू से तो पता नहीं, मेरा जश कितना शांत है और इतना हाँ। चलो हो गया लिख के एंगल बाइसेक्टर। अगला चीज ये मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर समझता है ना। अगर a को एक वेक्टर है और 2a कर दिया तो क्या हुआ? अबे मल्टीप्लाई तो हुआ, उसमें चेंज क्या आया ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली? हाँ मैग्नीट्यूड डबल हो गया ना। तो छोटा सा था अभी बड़ा हो गया, बस यही काम हुआ ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर अबे और मकड़ी की जाले कितने बनाएगा भाई? उधर तक पूरा बनाएगा, चल बना लेने का बाद में। फिर स्केलर्स का हो गया। अच्छा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पता ही है ना अपने को, आई जे के लिखने की जरूरत तो नहीं है। वेरी गुड। तो अगर कोई पॉइंट है तो उसके भी अब यहाँ पे वेक्टर में ना, जैसे एक्सिस को आई जे कैसे डिनोट कर रहा है, वेक्टर है, तो पॉइंट को भी वेक्टर से ही डिनोट करते हैं। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो x, y लिखते हो, यहाँ पे x, y जैसा कहानी है ही नहीं, वेक्टर है ये। हाँ 3D रिप्रेजेंटेशन में आप कॉमा लगा के 3 कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, द ओरिजिन इज 0, 0, 0, बट फॉर वेक्टर ओरिजिन इज नॉट 0, 0, 0, इट इज 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के। तो यस, तब उसके लिए वर्ड आता है पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे एवरी पॉइंट को उसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं और उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और वो है क्या पोजीशन वेक्टर? तो अगर उसके मैग्नीट्यूड की बातें करेंगे तो क्या होगा पोजीशन वेक्टर? हाँ ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो लिखो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? हाँ वेक्टर ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड पॉइंट। तो ये x1 i के, या x ही लिखूं ना मैं, x1 क्यों लिखूं, x i के प्लस y j के प्लस z k के। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, ठीक है। बट पोजीशन वेक्टर, अब मैं पोजीशन वेक्टर अपने पास है एक्स आई, तो बेसिकली अगर ये पॉइंट O है तो वेक्टर OP इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP करेक्ट, तो वो आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, करेक्ट। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो दो वेक्टर्स को अगर मुझे माइनस करने का है, ये P आ गया, लेट्स यहाँ पे Q आ गया, अल्फा बीटा गामा के लिए कोऑर्डिनेट्स में ऐसे लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होगा अल्फा बीटा गामा का? अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा k। तो मुझे वेक्टर PQ चाहिए, तो दिख ही रहा है OQ माइनस OP, एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो पढ़ा ना अभी हमने। तो वेक्टर PQ क्या आएगा? OQ माइनस OP ना। हाँ इन शॉर्ट पर शॉर्टकट में हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? हाँ वो Q माइनस P ना है। तो जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज जो i कैप वाली चीजें हैं उनके साथ में i वाली चीजें माइनस होगी और j के साथ j, k के साथ k। तो रिजल्टेंट में क्या आएगा? Q माइनस P दैट इज वेक्टर PQ। तो करेक्ट, अल्फा माइनस एक्स आई के प्लस बीटा माइनस वाई जे के प्लस गामा माइनस जेड के। मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके वो, अच्छा अभी मैं कैप नहीं लगा रहा हूं पर मान लेना हर जगह पे है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर लिखते आएगा, उनके कोऑर्डिनेट्स को बस डिफर करना है। बट हाँ
पी क्यू लिखा है तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी, हम पी से स्टार्ट करके क्यू पे जा रहे हैं, सो क्यू माइनस पी, लास्ट वाला माइनस इनिशियल वाला। क्यू पी लिखा होता तो इसका अपोजिट होता, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, अगला चीज सेक्शन फॉर्मूला। तब वेक्टर में लिखने के फायदे क्या होते हैं ना, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्टली काम करना था तो एक्स के लिए अलग करते हैं, वाई के लिए अलग करते हैं, 3 वेरिएबल आ गए तो जेड के लिए अलग करेंगे। वेक्टर के लिए सिर्फ एक ही बार लिखने की चीजें पड़ेगी, सबके लिए सेम ही रूल है। तो अगर मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला, अभी नोट कर रहे हो क्या ये पुरानी चीजें? चलो कर लो कर लो। मैं को नहीं बोली रे, मैं को बोली ऐसा। मैं को नहीं बोला, ठीक है, उसको बोला है। नहीं, अच्छी बच्ची है, ऐसा नहीं करेगी। खुद की जगह समझ के रखा है क्या? कुछ नहीं, चलो। गधो। चलो, हो गया लिख के? जोक मारना अपने तो। अगला चीज है सेक्शन फॉर्मूला। 2D में पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पे भी है, बट फिर भी तुमको गलती से कंफ्यूजन आ जाए। जैसे मैट्रिक्स में वो आई और जे वाले में पता नहीं कितने लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है, वहां पे आई और जे रिप्लेस करते नहीं आती चीजों को ना। फिर भी इस टॉपिक में मैं सब बता ही देता हूँ, छोड़ ही नहीं रहा। मैट्रिक्स में बहुत सारे लोगों ने वैसे क्वेश्चंस पूछे, सर ए आई जे इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2⁻आई, तो बताओ मैट्रिक्स क्या बनेगा, या 2⁻i/j बनाए, तो उसका मैट्रिक्स बनाते नहीं आता लोगों को। मतलब आता है? हाँ, अभी तो इतने सारे लोग चिल्ला रहे हैं, पता नहीं चल रहा किसको आएगा किसको नहीं आएगा। हाँ, हर एलिमेंट के लिए आई और जे अलग अलग होता है, ठीक है? हाँ, एग्जाम में भी नहीं आता है। ओके, तो बता देता हूँ। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो द पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी विल बी m इंटू, हाँ तो यहाँ पे x2 x2 तो है नहीं ना, b है, तो m इंटू बी। इंटरनल डिवीजन है ना, तो n इंटू ए डिवाइडेड बाय, बस हो गया, सब आ गया इसमें, आई जे के सब आ गया। हाँ लिख लो। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था 11th में, उस टाइम पे एक और चीज पढ़ी थी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, याद है क्या? एग्जांपल बताओ। अब डेफिनेशन ने एग्जांपल पूछा। हाँ, एंगल बाइसेक्टर वाला, सही बात है। ये आपने लिखा है ना, वो नहीं लिखा है। तो सही बोल रहे। ओके, इसको लिख लो। तो अगर ट्राइंगल है और उसके वर्टाइसेस आ गए, तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी सी। देन बताओ सेंट्रोइड क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी सब वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा। वेक्टर जी लिख देता हूं उसको। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए भी वही चीज आएगी, वाई के लिए भी वही, जेड के लिए भी वही, सेम प्रोसेस आएगा ना। तो आप पूरे वेक्टर के लिए वो सेम चीज अप्लाई कर सकते हो। बाकी भी फॉर्मूलाज के लिए आप ऐसा काम कर सकते हो। अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के साथ सेम ऑपरेशंस लगने वाला है, तो आप पूरा का पूरा उस वेक्टर के साथ वो ऑपरेशन लगा दो।
ठीक है, जी तो ट्रायंगल के बाहर होगा ना। सेंट्रोइड तो हमेशा ही अंदर होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन। जी इज सर्कम सेंटर ना, ओ सॉरी जी इज द सेंट्रोइड ना बेटा। ऐसा भी होता है, पता नहीं मेरे को। द सेंट्रोइड विच डिवाइड्स द ट्राइंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स ना। हाँ, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है और ये 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। हाँ, ये होता है जी। हाँ, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। HGO भी होता है, और तो सेंटर और सरकम सेंटर के वाली लाइन को मिलाने वाली को। हाँ, ओके। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ABC, देन इन सेंटर कितना आएगा बताओ, यहाँ वेक्टर में बताओ। हाँ, तो साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी ना। तो साइड BC का लेंथ कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस C या C माइनस B, कुछ भी बोल दो, मैग्नीट्यूड है ना। इधर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इधर का मैग्नीट्यूड, हाँ जान दो रे, -B। समझ में आ रहा है? तो बताओ इन सेंटर का फॉर्मूला क्या आएगा अभी, पॉइंट ऑफ A माइनस B बाई तो वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस C ना, प्लस वेक्टर B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस C प्लस C इंटू डिवाइडेड बाय, करेक्ट, मॉड ऑफ A माइनस B का समेशन। फ्रॉम कुछ नहीं, मीनिंग समझ जाओ। लिख नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला आज तक तुमने यूज नहीं किया। तो ये क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे उसको, तो वो यूज नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या ना, वो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली यूज हो रहा है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड का बड़ा ही काम है, इसलिए ये फॉर्मूला हमने लिखा है। ये मैग्नीट्यूड तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसके कैलकुलेशंस आ ही सकते हैं। चलो अगला चीज, क्या सोचा था रे अगला चीज में, हाँ डायरेक्शन कोसाइंस। देखो डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस है क्या, अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम में डिनोट करते हैं ना, तो राइट हैंड सिस्टम में तो किसको लेते हो आप, जनरल नोटेशन तुम लोग जो पढ़ते हो वही यूज कर लेंगे। बताओ इधर x लेते हो कि z लेते हो, तो x y, तो ये बाहर वाला हुआ, x से ऐसे रोटेट कर रहे हैं हाथ को, तो राइट हैंड का थंब जिधर जाएगा उधर थर्ड y डैश से जाएगा, तो x y z गए तो x आना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड है। तो x और y, x से हाथ रख के y पे जाओगे तो जहां पे थंब जाएगा उधर जाएगा z, y से z पे जाओगे तो उधर x आना चाहिए, और z से x पे जाओगे तो क्या आना चाहिए, y। तो z इधर है, x इधर है, तो z से x जाएंगे तो y ऊपर जा रहा है। अभी तो बहुत किया हमने। हाँ, राइट हैंड थंब रूल, हाँ उसमें तो बहुत ऊपर नीचे वो सब रहता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई वेक्टर है, तो अब मैं पोजीशन वेक्टर की पहले बातें कर लेता हूँ, मतलब ओरिजिन से बनाने वाला थोड़ा सा आसान रहेगा, बाद में भी कहीं से भी आ ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो ये वेक्टर था कुछ इस तरीके से, इसको क्या ले ले, ए बी सी ले ले, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के के। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर जैसा है तो इसके करस्पॉन्डिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस कितना आएगा, ए। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितनी है, नहीं वो नहीं पता, अच्छा नहीं सॉरी, मॉडल रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी, लिखेंगे बाद में, चलो वो लिख लेंगे डिस्टेंस, अभी टेंशन मत लो, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम पे लिख लेंगे वो। इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, बी, और इधर सी। तो ये जो है एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कुछ, तो इधर लेट्स अल्फा है, इधर बीटा है, और यहाँ पे गामा है।
नाउ अल्फा प्लस बीटा इज नॉट 180 डिग्री और नॉट 90 डिग्री, कुछ हो भी सकता है, हमको नहीं पता है, बट नॉट नेसेसरी कि अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे कहानी अलग है। तुमको कौन कौन से एक्सिस, कौन सा एक्सिस लूँ बताओ, इधर लूँ, ऊपर लूँ कि नीचे लूँ? चलो इधर वाले का राइट हैंड सिस्टम में लेते हैं कुछ, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, हाँ तो एक्स वाई और नीचे वाला मैंने उल्टा ले रखा है ना, जेड है ये, तो इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर जेड है, राइट हैंड सिस्टम में ऐसा घुमा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है ना, मान लो तो एक्स वाई जेड है, कहीं भी ले लो, छोड़ो, 3 एक्सिस है, यहां से ना एक वेक्टर आया, वेक्टर ढूंढ रहा था बड़ा सा, नहीं हाँ नहीं, अरे यहाँ से वेक्टर आ रहा है, दिख रहा है, ये मेरे हाथ के अलोंग मान लो, इधर एक वेक्टर आ गया, ऐसे आएगा ना, तो मेरे हाथ का उस एक्सिस के साथ कुछ तो एंगल बनेगा ना, ये ऐसा वाला, एक उधर से भी तो ये एंगल तो कुछ तो बनेगा ना, तो एक अल्फा हो गया, दूसरा वहां से ऐसे आया है, तो क्या इन दोनों का सम 90 है? नहीं, अगर ये वेक्टर उस प्लेन में होता ऊपर ऐसे, तब 90 होता ना, अभी तो ये इधर है, सही है, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इधर वाला भी कुछ हो सकता है, और तीसरा इधर से भी तो एंगल आएगा ना, एक ये वाला, हाँ, तो एक अल्फा है, दूसरा बीटा और तीसरा गामा है, नॉट नेसेसरी कि उनमें से कोई दो लोगों का सम 90 डिग्री आए, किसी केस में आ भी सकता है, वो दोनों सब लोग एक प्लेन में हो गए तो आ जाएगा ना, वहां पे आ गया तो अल्फा प्लस बीटा 90 और तीसरे वाले का भी 90 आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन कुछ खास चीज है जो हमेशा यहाँ पे रहेगी, तो कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा क्या, तो ये वाली लेंथ तो आपको पता है ना कितनी है, बताओ कितनी है, ए, और ये लेंथ पता है क्या, तो मोड ऑफ वेक्टर है ना, मान लो इसको ए में कंफ्यूजन होगा, वेक्टर ले लेते हैं वी, तो ये तो मोड ऑफ वी आएगा ना, तो यहां से बताओ कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर वी, कॉस बीटा वी अपॉन, और कॉस गामा भी मिल जाएगा तुमको, मोड ऑफ वेक्टर वी ना, बट वेयर मोड ऑफ वेक्टर वी इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमने हेडिंग क्या डाला था, डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्टकट में डीसी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, बड़े ही काम की चीजें हैं, आगे जब स्ट्रेट लाइन और प्लेन पढ़ेंगे, मतलब लाइन और प्लेन पढ़ेंगे, उनमें यही सब काम आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस, अब कोसाइंस का मतलब भी वो कॉस है ना, तो इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो जो डायरेक्शन मतलब एंगल की बात है, तो एक्सिस के साथ में जो एंगल्स बन रहे हैं उनका कॉस थीटा, मतलब कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फॉर द एंगल्स ऑफ वेक्टर फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। जब 3D बढ़ेंगे तो इनके लिए और एक जनरल नोटेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। कॉस अल्फा को बोल देते हैं L, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को बोल देते हैं N। तो ठीक है, 3D में कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, z जब लिखेंगे तो कॉस अल्फा को L, कॉस बीटा को M और तीसरे वाले को N। तो L, M, N आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। बड़े ही फेमस चीजें हैं फॉर दी 3D ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? ये ज्योमेट्री समझ में आ रही है ना? हाँ, या 3 पेन लेके बताऊं, इधर 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 ऐसे बताऊं? हाँ, कोई बोल रहा है ना? ना, हाँ ठीक है। तो फिर यहां से बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। यस, तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम इज ऑलवेज 1। यहां से देख भी सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय मॉड वी स्क्वायर ना, बट मॉड वी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया? लिखने का मन है?
जल्दी लिखो। आगे बढ़ेंगे, चल 2 ही लोग हैं अभी, बाद में करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये सब फिजिक्स में पढ़ चुके हो ना, आसान आसान चीजें हैं तो क्वेश्चन करें। अच्छा इस पे भी वो जो एडिशन वाली चीजें हैं उन पर क्वेश्चंस बनते हैं रिजल्टेंट के लिए, अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, करेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अगला चीज अभी क्या लिखा है, डायरेक्शन को साइन। अभी अगला चीज है अपने पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ना, हाँ आता है क्या डॉट प्रोडक्ट, हाँ डाल दो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये तो था ना, हाँ हाँ तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर मान लो कोई वेक्टर है, आपके पास वेक्टर है और एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू, हाँ ये इधर विदाउट डॉट है मॉड बी कॉस थीटा, सबको पता है ना इतना, ओके। बट अगर मैंने इसको ऐसा आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिख दिया, सो इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, देन a डॉट b डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। क्या आता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज i डॉट j तो क्या होने वाला है, i और j के बीच का एंगल कितना है, हाँ तो ये तो 0 ही होगा ना, समझ में आता है, एंगल बिटवीन i कैप एंड j कैप तो 90 है, तो i डॉट j डॉट k डॉट, हाँ बट i डॉट i तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i का स्क्वायर इंटू कॉस 0 ना, कॉस 0 इज 1, तो i डॉट a j डॉट j k डॉट k सब क्या होने वाला है 1। लेकिन अगर मैंने कोई एक ही वेक्टर का 2 बार ऐसे डॉट प्रोडक्ट ले लिया a डॉट a, तो ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस 0, हाँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो एक्चुअली a स्क्वायर मतलब किसी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसका ही उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, करेक्ट, और विच इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ, करेक्ट। तो ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए नहीं है, तो ए स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए। अगला चीज ठीक है, इतना लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें तुमको पता ही ना, वैसे यहाँ से एंगल मतलब ये प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4, एंगल निकालना रहता है तो डायरेक्टली वो ए डॉट बी यूज कर सकते हैं ना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
अच्छा, अगर दो लोगों के बीच का एंगल अक्यूट रहेगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? 90 डिग्री के लिए 0। तो अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, करेक्ट। कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ है कंफ्यूजन? नहीं। तब और एक चीज क्या लिख सकते हैं? जरूरत है अक्यूट ऑप्टिक्स? ओके। अच्छा, वेक्टर ए कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंट एज वेक्टर ए डॉट आई, आई कैप, प्लस बी डॉट सॉरी ए डॉट जे, जे कैप, प्लस ए डॉट के, के कैप। ए डॉट आई कितना आएगा? ए आएगा ना? हाँ, तो एक्चुअली हमने बस वही लिखा है। तो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट पता है आई के, जे के कैप के साथ, तो एक्चुअली आपको पूरा वेक्टर ही पता है। आई के, जे के नहीं रहे, के क्यूब कहाँ से आया? के कैप? अरे वो अबे गधे। अरे वो पता है। लिख लिया? ये सब लिखा? नहीं रे, मौलिक सर और अचल सर थे। मैं तो था ही नहीं यार। पहला पीटीएम है ना अभी, ये पहला पीटीएम मैं अपना हमारा इसमें गया था, सेकंड में आया था क्या? एफएलटी 1 हो गया ना। पहला पीटीएम में थोड़ी आया था मैं, तुम्हारे सेकंड पीटीएम में था ना। हाँ, पहले पीटीएम में तो टीचर वीचर से ज़्यादा कांटेक्ट होता भी नहीं है ना, कॉमन था। ओके, मैं तो 1-on-1 था, पता ही नहीं मुझे, मार्क्स ही नहीं पता नहीं। नहीं, नॉर्मल इजी था पहला, है ना? इजी था, इजी था ना। वो लोग को तरह से वो थोड़ा प्रयोग क्या पेपर है, क्या पेपर है, क्या पेपर है। हाँ, सबके साथ वही होता है एक्सपीरियंस। सर इसलिए ले रहे थे 5 वोल्ट जो पहले थे 5 वोल्ट और टूट गई यार, ऐसा गिर गई थी हाथ से, तब उसको सुधरती है क्या? ये वो स्क्रीन टूट गई, गया ना? नहीं 5 वोल्ट ही गई, 5 वोल्ट की स्मार्ट वॉच से गई। इसका तो वॉच से टूटा तो आ जाएगा। नहीं, तो सब सही हो जाते हैं। हां सब 5 वोल्ट हर वर्ड का उसका नहीं कुछ ठीक होगा ना। हाँ, 1,500 में ऐसे आ जाएगा। स्मार्ट वॉच है 5,000 किलो या 30,000 नहीं गई तो इसीलिए स्विच टू एनालॉग। हाँ, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये लिख लिया ना सबने? बाल लिखा कि नहीं? हाँ, तो बताओ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन क्या होता है? ऐसे लाइट डालना है ना ऊपर से, यहां से 90 डिग्री पे ऐसे, तो ये जो लेंथ आएगा, हाँ, ये उसका प्रोजेक्शन हुआ ना। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये लेंथ कितनी आएगी? ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा ना, बिकॉज ये वेक्टर ए है बट इसका मैग्नीट्यूड विल बी मॉड ए ना। तो ये प्रोजेक्शन ऐसा लिखते हैं, ऐसे ए का प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं ऑन बी, ऐसे लिखते हैं ना कि पी आर जे लिखते हैं, पता नहीं, समझ जाने का तुम, ठीक है? पी आर जे होता होगा पूरा। क्या आएगा? तो मॉड है कॉस थीटा, लेकिन मुझे डायरेक्टली थीटा नहीं पता है, मुझे पता है वेक्टर ए और वेक्टर बी। करेक्ट, ये मॉड है मॉड बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड बी, तो लिख ही सकता हूँ।
मैंने बस मॉड बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो क्या बन गया न्यूमरेटर ए डॉट बी, करेक्ट, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख लो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑफ ए ऑन बी है, हाँ? अगर लिखा होता बी का प्रोजेक्शन ऑन ए, तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्यों नहीं हो सकता गधे? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी अगर आपने बी को ए के ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो बी का तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, जैसे फिर वो कैसे थोड़ा ही जाएगा, ऐसा ना, ऐसा बोल रहे हो कि ज्यादा हो रहा है। तो अब ये, अब ऐसा मान रहे हो कि उस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो ए के डायरेक्शन में इतना प्रोजेक्शन है, मतलब बी का उतना आ रहा है, ठीक है, वो बाहर जा रहा है, तो उसके लिए अलग से कुछ डिफाइन नहीं करके रखा है। मतलब वो ऐसा बोल सकते हैं कि बस वो अच्छे से क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो डायरेक्शन में आ गया तो बाहर जाना अंदर जाने की कुछ बात ही नहीं आई, बट अब इसमें वेक्टर प्रोजेक्शन की भी बातें हैं। तो ये तो हो गया प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, बिकॉज ए डॉट बी इज स्केलर नंबर, ए डॉट बी तो स्केलर आएगा ना, कुछ नंबर आएगा ना, मुझे तो वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर तो डायरेक्शन के साथ आएगा। तो यहां से बताओ वेक्टर प्रोजेक्शन क्या आएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। हाँ, ये था 11th में फिजिक्स में, ओके। तो यहां से एक और चीज लिखने का, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ, अरे बोलो कितना है, क्या हुआ? चलो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट डायरेक्शन भी होती है ना, राइट हैंड थंब रूल फिर से ना। अच्छा, तो अगर ये वेक्टर ए आया, ये वेक्टर बी आया, तो ए क्रॉस बी ऐसा, ये बाहर की तरफ बनेगा, ऐसे बनाते हो ना, ऐसे होता है ना, ए क्रॉस बी ऐसे जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, बोलो? बट करेक्ट, वेयर एन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी, और दो वेक्टर तो एक ही प्लेन बनाते हैं और ऑलवेज बनाते हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर ना। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आता है? करेक्ट, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एन केप क्या है? उसके परपेंडिकुलर वाला वेक्टर। तो एक प्लेन के कितने डिफरेंट, अच्छा, एक प्लेन के कितने डिफरेंट परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट, बट यूनिट वेक्टर दो ही होंगे, एक ऊपर वाला यूनिट वेक्टर, एक नीचे वाला यूनिट वेक्टर। बट वेक्टर्स की बात करूंगा, सिर्फ वेक्टर तो अलग अलग मैग्नीट्यूड के तो इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं ना, इधर से इधर से इधर से, ये सब परपेंडिकुलर होंगे ना। बट यूनिट वेक्टर अगर लेंथ 1 कर दिया तो एक ऊपर की साइड आएगा, एक पीछे की तरफ जाने वाला, दो ही आएंगे। तो ऊपर के लिए अभी वो डिसाइड होगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी से, तो फिर यहां से प्रॉपर्टी आ जाएगी नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी से पहले अगर ये तो चलो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ए बी और साइन थीटा के टर्म्स में निकाला, तो अगर तुमने देखा ठीक से, अगर देखो तो इस ट्राइंगल का एरिया, ये लेंथ अगर बी है, ये एंगल थीटा है, तो ये हाइट बी साइन थीटा ही आएगी ना। तो ट्राइंगल का एरिया लिखा हुआ है ना, बेसिकली हाफ ए बी साइन थीटा होता है ना ट्राइंगल का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया ए बी साइन थीटा बेस इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी तो लिखते आता है ना एरिया। हाँ, तो उसी तरीके से अगर मान लो ये वेक्टर है आपके पास x1 i कैप, x1 क्यों लिखने का, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर b भी है तुम्हारे पास b1 i कैप प्लस
B2J कैप प्लस B3 K कैप, देन A क्रॉस B डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है IJK A1 A2 A3 B1 B2 B3। सही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आ जाएगा। आया कहां से? वही एरिया वाली कहानी, प्रूफ करने का जरूरत तो नहीं है ना, पक्का ना? ठीक है, हाँ जरूरत है भी नहीं, मतलब अपने को उसका कुछ काम का नहीं है सब प्रूफ की इधर से कैसे आ गया, वो सबका कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ से प्रॉपर्टीज़ बड़ी आई। अगर मैंने डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ तो साइन बदलेगा ना। तो अगर मैंने A क्रॉस B में B और A को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे जो पहला वाला है उसका फर्स्ट रो है ना, जब सेकंड रो है, फिर B वाले का लास्ट रो है, तो इधर में B और A चेंज हो जाएंगे तो एक साइन बदल जाएगा, तो माइनस B क्रॉस A आ जाएगा। करेक्ट। अगर दो वेक्टर सेम हो गए तो साइन थीटा, या पैरेलल हो गए तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 यहां से भी सोच सकते हो, ये दोनों पैरेलल, हाँ प्रोपोर्शनल कॉलम रोस आ जाएंगे तो 0, तो A क्रॉस लेमडा टाइम्स ऑफ A इज 0। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी थी अपने पास डिटर्मिनेंट की। अगर मैंने इसमें A सेकंड रो में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब होगा पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। थर्ड रो में किया तब भी इसका मतलब हुआ पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर मैंने कहीं पे लिखा है, कोई नंबर ले लेता हूँ m इंटू वैक्टर A क्रॉस वैक्टर B, तो ये वैल्यू वेक्टर A क्रॉस m इंटू वैक्टर B के इक्वल होगी, और ये वैल्यू m इंटू A क्रॉस B के इक्वल होगी। सही है, मतलब इन शॉर्ट m किसी में से भी कुछ कॉमन निकालने के बाद जो पार्ट बचा है उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो सेम ही आएगा। लिख लो। नहीं, ये ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं ना बेटा, m इज ए स्केलर नंबर। ट्रिपल प्रोडक्ट जेईई मेंस के सिलेबस में है नहीं, सीईटी में है, बोर्ड में है, एडवांस में भी है। और भी दो चार चीजें सब साथ में लिखी ले क्या, फिर ब्रेक ले लेंगे। और क्या है ना इसकी, अबे इसकी रहे 2-5 मिनट का तो टाइम बचा होगा ना, 4 मिनट है। अच्छा, तो यहाँ पे I क्रॉस I कितना आएगा, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0, I क्रॉस J K क्रॉस ना J क्रॉस K I, और K क्रॉस I या I क्रॉस K कौन आएगा? J। K क्रॉस I विल बी J। हाँ, ये ऐसा होता है ना, I J और इधर होता है K, तो K क्रॉस I विल बी J। K इधर है, I इधर है, तो K क्रॉस I विल बी J, राइट। ओके, लैग्रेंज भाई एलएमवीटी पढ़ा था ना अपन ने, यही नाम था ना, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम था। यहाँ पे वो इसका एक आइडेंटिटी है, छोटा सा है। क्या है ना, इधर साइन थीटा और कॉस थीटा में तो एक रिलेशन आपको पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पे अगर मैंने A क्रॉस B लिखा तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, बट अगर मैंने इसका स्क्वायर लिखा तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बिकॉज अभी हमने पढ़ा ये A प्लस बी, सॉरी A क्रॉस B द होल स्क्वायर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B द होल स्क्वायर ना, A स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड A स्क्वायर। थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था ना हमने, याद आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे लेकिन अब A क्रॉस B का तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड तो पता है ना आपको, कितना होता है? AB
साइन थीटा, बट ये सबका तो स्क्वायर है, तो मैं साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो और अच्छे से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा द होल स्क्वायर। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी द होल स्क्वायर। तो साइन तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर की। समझ में आ रहा है? ये स्केलर नंबर है, ए क्रॉस बी द होल स्क्वायर नंबर हो गया ना, ये स्क्वायर कर दिया। कोई कंफ्यूजन? हाँ लिख लो ये भी। इधर का सबने नोट कर लिया था? हो गया लिख के इतना? बस एक ही मिनट चाहिए तुम्हारा, तो फिर उसके बाद जितनी चीजें तुमने पढ़ी थी फिजिक्स में सब कंप्लीट हो जाएगी। मतलब उसके आगे आइंस्टाइन की थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई अपने पास, बट फिर भी मोरलेस सारी कहानी आपने फिजिक्स में पढ़ रखी थी ना। तो एक चीज और पढ़ रखी थी, इसका एरिया, इससे इसका यूज करके एरिया निकालना। तो किसी ट्राइंगल का एरिया अगर एडजेसेंट साइड ए और बी है तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ना। ये एंगल अगर थीटा है तो ये हाइट मॉड बी साइन थीटा ही तो आएगा। और ये तो क्या लिखा हुआ है? हाफ ए क्रॉस बी। तो लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। Area of triangle whose adjacent sides are vector A and vector B. क्या आएगा? हाफ एक मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? उसमें हाफ का जरूरत नहीं है ना। का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया एक वेक्टर है, पढ़ा होगा ना। हाँ तो वेक्टर एरिया चाहिए, तो वेक्टर एरिया इसका वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन। तो वेक्टर एरिया में मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा और वैल्यू तो ए क्रॉस बी के इक्वल ही है। तो वेक्टर ये एरिया हुआ, या इसको मैं बोल सकता हूं ज्योमेट्रिकल एरिया। और वेक्टर एरिया जो होगा तो उसका डायरेक्शन भी है। सो और वो डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर। नॉर्मल क्या लॉन्ग ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ए क्रॉस बी तो ऊपर ही जाता है ना, तो वो नॉर्मल क्या लॉन्ग ही जाने वाला है, तो उधर ही आएगा अपने आप, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। कौन सा लो? हाँ ठीक है, लो कब पढ़ा था ये? ओके तो लेकिन एरिया में एक चीज और है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स d1 d2 है, कुछ भी है, ठीक है, ध्यान दो। लिखो वर्ड्स में लिखो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are d1 वेक्टर d1 वेक्टर d2। मतलब वो बीच के और किंतु परंतु में लिखवा नहीं रहा, बीच में क्या आएगा? हाफ करेक्ट, हाफ d1 क्रॉस d2 का अगर मॉड लगा दूंगा तो अलजेब्रिक, मॉड नहीं लगाऊंगा तो वेक्टर एरिया। पढ़ा था पैरेललोग्राम में, स्ट्रेट लाइन के अंदर में, हाफ d1 d2 साइन थीटा। हाँ तो बस हो गया ये। चलो तब इसके आगे हेडिंग डालेंगे